सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। आज के पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पॉडकास्ट भी हमारी एक डॉक्टर मैडम के साथ था जिनसे हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की थी, और आज एक बार फिर से मैं एक महिला डॉक्टर से आपको मिलवा रहा हूँ जो कई लोगों के घर में खुशी का कारण है। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मैडम डॉक्टर सुमिता सोफा जी से, जिनका अपना जो हॉस्पिटल है वो लुधियाना में है, और यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनके घर पर बच्चा नहीं हो पाता है, और वो यहाँ से हंसते खेलते हुए जाते हैं जब उनके घर पर बच्चे की खुशी की आवाज़ सुनने को मिलती है। जब पूरा परिवार यहाँ आता दुखी है, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो बड़ा खुश होके जाता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। राम राम मैम। मैम, इस प्रोफेशन में आना कैसे हुआ? आप आज एक इतने सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, इतना नाम है आपका, और कई लोगों को हम जानते हैं आपके कि मतलब वो बताते हैं कि हम यहाँ पर गए और आज हम बड़े खुश हैं, जो परेशान होते थे। मैम, इस प्रोफेशन में आना कैसे हुआ? इस प्रोफेशन में देखो, मैं चाइल्डहुड से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी फैमिली में जो मेरे पेरेंट्स की साइड में मैं सबसे पहले फर्स्ट डॉक्टर थी, तो कभी कोई डॉक्टर भी नहीं बना था, बट शुरू से ही मेरे को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। बचपन में मेरे टॉयज सिर्फ स्टेथोस्कोप और वो इंजेक्शंस होते थे। बहुत स्ट्रेंज बात है, लड़कियां टॉयज डॉल से खेलती है और मैं इंजेक्शंस और स्टेथोस्कोप लेके घूमती थी। और मतलब मेरे को कोई चॉइस वो था ही नहीं कि मैंने क्या सोचना है 10th के बाद मैं क्या करूँगी। इट वॉज ऑलवेज टू बी अ डॉक्टर। हालांकि मेरे फादर मेरे को हमेशा कहते थे कि सेकंड मतलब क्या चॉइस है, सपोजिंग यू डोंट गेट एडमिशन, तो यही सोचा था बस डॉक्टर ही बनना है। और हाँ, तो फिर बचपन से ही अपनी तैयारी थी पूरी? बिल्कुल, बल्कि मेरे को था कि कुछ डिफरेंट करना है शुरू से। डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की आपने? मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से मैंने MBBS पास आउट की। उसके बाद दयानंद मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद फिर अपना क्लिनिक वगैरह स्टार्ट किया या पहले मैं कोई देखो, प्रैक्टिस मेरी भी की है? एडमिशन थी 1987 में। ओके। 1987 बैच था मेरा पटियाला में, और फिर DMC में PG मिली। बीच में हाउस जॉब की चंडीगढ़ 16 सेक्टर में, 32 सेक्टर में। तब बना ही था 32 सेक्टर, इनफैक्ट हॉस्पिटल भी नहीं था तब उनका, तो तब की बात है। और तब से सोचा, फिर गायनोकोलॉजी मिली मेरे को, ऑब्स्टेटिक्स मिला। तो मैंने सोचा कि सारे लोग नॉर्मल काम करते हैं ऑब्स्टेटिक्स का। उस टाइम IVF के बारे में लोगों ने बहुत सुना भी नहीं था। ये एक प्रॉब्लम बहुत कम परसेंटेज में थी। मतलब अगर हम 100 कपल्स की बात करें तो उस टाइम, आज से लगभग 28 साल पहले, इट वाज ओनली 7 to 10% लोग होते थे जिनको बच्चा नहीं होता था। पर उस टाइम सोचा कि हालांकि सबने इतना डिसुएड किया कि ये आप 80-90% पॉपुलेशन को छोड़ के अब सिर्फ 10% पॉपुलेशन को केटर कर रहे हो, पर नहीं, तब सोचा था कि एक डेडिकेटेड IVF हॉस्पिटल बनाना है। और जब हमारे पास पेशेंट आने शुरू किए तो उनको IVF की कोई नॉलेज नहीं थी। उनको था कि ट्यूब में बच्चा दे देंगे हमारे को बना के। तब बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि IVF क्या है। जैसे अब तो गूगल आ गया, इंटरनेट आ गया, उस टाइम पे नहीं था इंटरनेट, और ना इतने मोबाइल्स, गूगल वगैरह। लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो उनको एजुकेट करना, टाइम टू टाइम एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब लोगों को बताना कि व्हाट इज़ IVF, की एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है। सिर्फ जो काम कुदरत नहीं कर पाती वो एक लेबोरेटरी में होता है। मैम, पढ़ाई आपने कहाँ से की और कैसे इस फील्ड में आई, ये तो हमने आज बात की। मैम, IVF जिसका आपने जिक्र किया, मैम जैसे आपने कहा कि एक समय, जब पुराना समय था, इतना ऐसा पेशेंट नहीं थे, फिर एकदम से ये पेशेंट का बढ़ना, आज लोगों में ये प्रॉब्लम आना, क्या कारण समझते हैं? क्या कारण हो गया? इंक्रीज हो गई है जैसे जैसे IVF सेंटर्स नए खुल गए हैं, और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है। एक तो लोगों का स्ट्रेस, स्ट्रेन, जिसके कारण स्पेशली जो मेल्स है उनमें स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है। कुछ बहुत जो हम फास्ट फूड खाते हैं, डाइट, स्ट्रेस, ड्रग्स, नशा, ये सारी चीज़ें ना इनफर्टिलिटी बहुत कॉज करती है। और लेडीज़ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, माने कि कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। पहले जब लोग लेडीज़ घर में होती थी, सारा घर का काम करती थी। अब डोमेस्टिक हेल्प्स अवेलेबल है। मतलब PCOD लेडीज़ में इतना ज़्यादा हो गया, हार्मोनल चेंजेस आ गए हैं। आप देखिए, अब लड़कियों की जो प्यूबर्टी है, मतलब कि गर्ल्स को जब फर्स्ट पीरियड शुरू होते हैं, पहले 14 ईयर लड़कियां 10th में होती थी, 11th में होती थी, तब पीरियड्स आने शुरू होते थे। पर अब
6th-7th में सबको नॉर्मल है, क्योंकि ये जो दूध है उसमें जो काउज और भैंसों को, बफलोज को टीके लगाते हैं सिंटोसिनोन के, ये सारा इतना अडल्ट्रेटेड खाना है कि इसने सब कुछ ही चेंज कर दिया। पोल्यूशन ही आप देख लीजिए, हम कौन सी हवा, मतलब नॉर्मल बंदा भी जो हवा लेके जा रहा है आज की डेट में अंदर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 20 सिगरेट्स। हम आप खुद भी एक महिला हैं, तो जब किसी महिला के घर बच्चा नहीं होता तो बड़ी सारी चीज़ें उनको सहनी पड़ती है ना। ये मैं आपसे एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए पर्सनल ये सवाल कर रहा हूँ कि उसको एक तो सास के भी ताने सुनने पड़ते हैं, फिर घर में और किसी घर की बहू को बच्चा पैदा हो जाए और उसको ना हो, वो भी एक ताने सुनने पड़ते हैं, जिस वजह से कई महिलाएं ना स्ट्रेस में चले जाती हैं। कई तो ऐसी हैं सुसाइड भी कर लेती हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें हमने रिपोर्ट की हैं, खबरों में आती हैं, मीडिया में आ रहा है। मैम कैसा वो सिचुएशन रहती है जब किसी घर में ऐसा नहीं होता, फिर वो आपके साथ आकर शेयर भी करते हैं? कई सारे आती होंगी महिलाएं शेयर बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक लेडी की प्रॉब्लम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकती है। जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो 2-3 साल तो ज़्यादा उनको इतना स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जो है सोसाइटी पूछने लग जाती है गुड न्यूज़ कब आएगी, रिश्तेदार पूछने लग जाते हैं। पेशेंट्स लेडीज़ मेरे को बताती है, हम कहीं पे भी जाते हैं, पार्टी में जाओ, किसी फैमिली फंक्शन में जाओ, कहीं पे भी जाओ, द फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं आपके बच्चा नहीं हुआ अभी तक, आप ट्राई नहीं कर रहे। तो वो जो है मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है, प्लस फैमिली प्रेशर्स। और जॉइंट फैमिलीज में अगर छोटे ब्रदर की शादी हो गई साथ, उसके पहले बच्चा हो गया, तो मतलब इतना कई बार तो लेडीज आके रोती है कि हमारे जो रिलेटिव्स है अपना बच्चा नहीं उठाने देते, कि इतना वो बुरा समझते हैं हमें कि ये हाथ लगाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मेंटल स्ट्रेस जो इसके साथ, और फिजिकल तो चलो है ही है, वो रिलीव करना पेशेंट का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेंटल स्ट्रेस नहीं रिलीव होगा, बॉडी में अच्छे हार्मोन्स नहीं बनते, और कोई भी अगर ट्रीटमेंट कराओगे उसमें सक्सेस नहीं मिलता। सो वो डबल हो जाता है, एक तो फिजिकल प्रॉब्लम और ऊपर से मेंटल समस्या, प्लस पेशेंट को नॉलेज भी नहीं होती कि हम कहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करें। और बहुत सारी फैमिलीज तो ऐसी है जो हमेशा एक लेडी को ही मानती है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 4-4, 6-6 साल सिर्फ लेडी दवाई खा रही होती है, और बाद में पता लगता है कि हस्बैंड में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। एक तो नीड फॉर अ चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं बच्चे के कारण फैमिली में बॉन्डिंग होती है, खुशी होती है, और ये किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। मेरा ये सवाल भी था मैम, बच्चा किसी को नहीं होना क्या सिर्फ एक महिला की ही प्रॉब्लम है, उसकी ही बॉडी में प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो हमारी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें हमेशा महिलाओं को दोष दिया जाता है। क्या महिलाएं ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि मर्दों की वजह से भी? देखिए बिल्कुल गलत है कि सिर्फ एक लेडी ही प्रेगनेंसी कर सकती है। जब एक प्रेगनेंसी होती है तो एग और स्पर्म का मिलन होता है, स्पर्म हस्बैंड का होता है और एग लेडी का होता है। तो हाँ, ये प्रॉब्लम जो है 50% लेडीज़ में होती है, 50% मेल्स में भी हो सकती है। सो हस्बैंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, और मैं हमेशा कहती हूँ एक कपल को एज अ हस्बैंड वाइफ ज़रूर इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। हाँ, हस्बैंड बाहर गया हुआ है, अवेलेबल नहीं है, ड्यूटी पे है, तो ठीक है वो वहाँ टेस्ट करा सकते हैं, पर जो ये प्रॉब्लम है इसके लिए हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि जैसे कोई सास है, ससुर है, कि खाली लड़की को नहीं ब्लेम करना। बहुत बार होता है कि किसी कपल की एक लड़की हो गई, उसके बाद जो फैमिली है हमेशा लड़की को ही ब्लेम करेगी कि आपके जो लड़की हुई है सेकेंड, वो भी आपके कारण ही हुई है, जबकि हस्बैंड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कि क्या हो रहा है। सो इंस्टेड कि हम ब्लेम गेम फैमिली में खेले, मैं हमेशा कपल्स को यही कहती हूँ कि इन्वेस्टिगेट टुगेदर, एक इकट्ठा हस्बैंड वाइफ को अपना साथ, और साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। और जितने वहम, जितने लोगों के साथ आप डिस्कस करो, आज की डेट में गूगल में बहुत कुछ लिखा आता है, कुछ एक्चुअल चीज़ें होती है, कुछ मिथ्स होती है, इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हो, मतलब दे शुड अंडरस्टैंड कि जो डॉक्टर बोल रहा है वो साइंटिफिक है। हाँ, पेशेंट सीख सकता है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है गूगल से, तो पर 100% आपको अपने डॉक्टर पे ही कंसल्टेशन करवाना पड़ेगा। मैम, जब किसी भी घर पर इतनी खुशी आती है, जब आपके हॉस्पिटल से वो जाते हैं खुश होकर, तो आपको एज ए पर्सन, एज ए फीमेल कितनी खुशी होती है? मतलब मैं अब ये एज ए डॉक्टर नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। बहुत होती है। मैं कहती हूँ दुनिया में आप वो खुशी कभी पैसे से नहीं खरीद सकते। जो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है,
जो पेशेंट की आंखों में आप प्यार देखते हो, मतलब ना वो कभी खरीदा जा सकता है ना, वो एक अलग तरह का ही ग्रैटिट्यूड होता है। और इससे हमें होता है कि हम और हार्ड वर्क करें, मेरे को हमेशा होता है कि और लोगों को सक्सेस मिले। ये कपल हुआ है तो इससे डिफ़िकल्ट केस भी होना चाहिए। मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आज भी आपको, मतलब इतने सारे केसेस आपने किए हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी एक फैमिली का जहाँ पर आपको लगा हो कि मतलब जो कभी जहन में हमेशा रहता है? बहुत, एक्चुअली आपने कहा बहुत एक्सपीरियंसेस है, हर कपल की अपनी स्टोरी होती है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पर मुझे याद है एक पेशेंट अभी तक याद है, हाँ, उनका ऑलमोस्ट डाइवोर्स होने वाला था। तो लेडी कहती कि मेरे हस्बैंड ने कहा दिस इज लास्ट चांस है ये तेरा, कि अगर तेरे बेबी नहीं हुआ तो डाइवोर्स ले लो। तो डाइवोर्स है। मतलब डाइवोर्स का कारण ही बेबी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत केसेस में होता है। तो उसका हमने ट्रीटमेंट किया, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी डिलीवरी भी हुई, तो उसने बाहर जाना था। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मेरी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आई तो उसने अपना बेबी ज़मीन पे रख दिया सड़क पे। मतलब आई कुड नॉट इमेजिन। वो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का वो ऐसा क्यों किया? बस शी वांटेड टू थैंक, उसको लगा कि वो एक मंदिर में आई है और बेबी लेके गई है। एंड आई जस्ट हेल्प्ड हर। मैंने तो उसको कहा कि मैंने तो हेल्प की है तुम्हारी। बट वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में। एंड उसकी आंखों में टीयर्स थे कि मेरा घर बस गया। तो बच्चा उन्होंने आपके हाँ आगे बिल्कुल रख दिया बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। और ये एक्चुअली हुआ था। वो अनफॉरगेटेबल है मेरा, मतलब आई कांट फॉरगेट दैट। मैम आपने ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि जो ये ड्रग्स नशा है, नशे से भी काफ़ी ज़्यादा, मैं ना हर अपने पॉडकास्ट में कोशिश करता हूँ इस चीज़ के ऊपर ज़रूर मतलब बात की जाए। मैम ये जो ड्रग्स का नशा, ज़रूरी नहीं है कि कोकीन या बाकी ये ड्रग्स, जो सिगरेट और अल्कोहल है, बिल्कुल, और ख़ास करके लड़कियों का ये चीज़ लेना, या आजकल हुक्का काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कितना ज़्यादा। हाँ, तो ये कितना ज़्यादा एक वेपिंग बहुत कॉमन है। देखिए ये जो है अल्कोहल और सिगरेट्स बेसिकली जो स्पर्म का डीएनए है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है, काउंट तो कम होता ही होता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी बहुत इफेक्ट हो जाती है। तो उसके कारण इनफर्टिलिटी आ जाती है। और लेडीज़ में जो है स्पेशली ये ओवरीज में एग बनने की कैपेसिटी वो बहुत इफेक्ट होती है। यंगस्टर्स है, दे ड्रिंक स्मोक करते हैं। एक तो वैसे स्ट्रेस होता है आजकल के बच्चों को कुछ ज़्यादा है, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, दो बच्चे ही है, तो सारे शुरू से ही शुरू हो जाते हैं। 9th 10th से मैंने देखा है बहुत स्कूल बॉयज़, इवन स्कूल गर्ल्स स्टार्ट डूइंग इट। बट ये छोड़ देना चाहिए। और फास्ट फूड तो मतलब बिल्कुल ही, ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दो, पर पीपल आजकल बच्चे कोक, चिप्स, बर्गर इन्हीं पे जीते हैं। और ये लेडी के हार्मोन्स, जो लड़कियों के हार्मोन्स हैं उनको बहुत इफेक्ट करते हैं। आदमियों में ओबेसिटी हो जाती है, मीन्स मोटापन, उसके कारण जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं ओबेसिटी के कारण, तो प्रेगनेंसी होने की कैपेसिटी कम हो जाती है। मैम ऐसे भी कोई पेशेंट्स हैं जो मतलब ओवरसीज, मतलब इंडिया के बाहर से भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? और बहुत आते हैं, बहुत आते उनका हैं। क्या एक्सपीरियंस रहता है? बढ़िया रहता है। वो उनके साथ एक ही प्रॉब्लम होती है, टाइम कंस्ट्रेंट उनके पास बहुत होता है, क्योंकि वो बाहर से आते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ले लो हमसे, कोऑर्डिनेट करके आ जाओ, जैसे पीरियड्स के हफ्ता पहले आ जाओ। कोई भी दूर से कपल आया है तो फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करके, ताकि उनका टाइम सेव हो जाए। और उनको हमारे को मतलब विद इन 1 to 3 months उनका ट्रीटमेंट भी, जो बाहर से आया, कनाडा से आया, यूएस से, यूरोप से बहुत पेशेंट्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ हेल्थ केयर बहुत कॉस्टली है और अगर उनका इंश्योरेंस पे नहीं कवर होता तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और वहाँ उनको बहुत वेटिंग पीरियड होता है। और कई कंट्रीज़ में तो रूल है कि एक बेबी के बाद वो आईवीएफ करा भी नहीं सकते। तो इंडिया आते हैं, डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हमने बहुत कपल्स ऐसे सक्सेसफुल भी देखे अपने, जिनका हमने काम किया और वो प्रेगनेंसी लेके गए हैं। हम ये तो हमने काफ़ी बातें कर ली आईवीएफ से रिलेटेड। मैम आपकी अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे, कोई समय मिलता है मैम? कुछ हॉबीज़ हैं? क्या हॉबीज़ हैं? बिल्कुल, जो भी टाइम मिलता है। एक तो मेरे को स्टडीज़ का बहुत शौक है, मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ अप टू डेट। दूसरा पर्सनल हॉबी मेरी पेंटिंग है, मैं बहुत पेंटिंग भी करती हूँ, ऑयल पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग मेरा तो फेवरेट है, मतलब मेरा वो स्ट्रेस बस्टर है। तो कब समय मिल पाता है मैम? निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। बिल्कुल निकालना पड़ता है।
ओके क्योंकि अगर हम ही नहीं मेंटली स्ट्रांग होंगे तो कैसे काम करेंगे ना पेशेंट्स मैम, का। कोई आज तक आपका कोई मेंटोर रहा जिन्हें आप मानते हैं कि मतलब आज भी कुछ भी चीज़? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखो, जब हमने काम मैंने स्टार्ट किया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, मशीनरी बहुत महंगी थी सारा, तो टाइम टू टाइम फेलियर्स भी आते हैं, आपके पास मनी कंस्ट्रेंट होता है, आपको कुछ करना होता है और आपको समझ नहीं आता, तो देयर आर ऑलवेज किसी की कोई बात कही हुई बहुत असर कर जाती है कई बार। इट्स नॉट अ मेंटर, इट इज़ किसी के साथ आप डिस्कस करो, आपको सही टाइम पे कोई सलाह मिल जाए तो डेफिनेटली वो आपका इम्प्रूव करता है, मतलब कैपेसिटी टू वर्क। और मेरे को है कि आई ऑलवेज कम्पीट विद माई सेल्फ। अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे को नेक्स्ट टाइम उससे अच्छा करना है। मेरा हमेशा ये दिमाग में ये बात रही है। मेरी जंग मेरे अपने अपने आप के साथ। यस, आई थिंक आपसे अपना टीचर बढ़िया कोई नहीं हो सकता। आपका अपना एक्सपीरियंस ही आपको और टीच करता है, और आज की डेट में भी आई कीप ऑन लर्निंग। इस समय जो हम अपने देश की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने मतलब मेडिकल फील्ड में बड़ा बूम लाया कि एक 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी दे दी। आईवीएफ अभी उसमें कवर्ड नहीं है। देखिए, आईवीएफ के नए लॉज आ गए, देर आर लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अब आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर आईवीएफ भी इंश्योरेंस में आ जाएगा, क्योंकि पहले लोग इसको बीमारी नहीं मानते थे कि ये आपकी अपनी नीड है बेबी लेना। मेरा ना यही सवाल था कि अब क्या इसे काउंट करना चाहिए मेडिकल टर्म्स में? आपको लगता है कि आई थिंक आ ही जाएगा बहुत। अब तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे आ गए हैं जो लोन्स भी दे देते हैं पेशेंट को आईवीएफ के लिए, ठीक है। और आई थिंक इंश्योरेंस आ ही जाएगी अल्टीमेटली। बहुत चेंजेस आए हैं विद न्यूअर टाइम्स, न्यूअर स्कीम्स हैव कम। हालांकि आईवीएफ अभी आयुष्मान में नहीं आया क्योंकि बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड है, और बट आयुष्मान में और बहुत चीज़ों ने हेल्प की है पेशेंट्स को डेफिनेटली। ओके मैम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। दरअसल ना आज जो पॉडकास्ट के लिए मैम से बात करने का यही कारण था कि एक तो डॉक्टर की लाइफ क्या होती है वो तो पता चले, प्लस ये जो स्ट्रीम है जिस फील्ड के साथ मैम जुड़े हुए हैं आईवीएफ, ये आईवीएफ को लेकर ना बड़े सारे मिथ हैं लोगों में। खास करके हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जैसे मैम से मैंने आज डिस्कस भी किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक सोच है, ये जो एक स्टीरियोटाइप इस तरह की सोच बनाई जाती है महिलाओं के लिए जिनको बच्चा नहीं हो पाता, और उस चीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा सफ़र करती है एक महिला, कितना ज़्यादा सफ़र करती है एक महिला दूसरे घर में जाकर, तो वो चीज़ों के ऊपर बात की जाए। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक महिला का दर्द क्या है वो मैम से आज मैंने एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए महिला ही पूछा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मैम के साथ किया हुआ ये पॉडकास्ट भी पसंद आएगा। मेरी आज बातचीत हो रही थी मैडम डॉक्टर सुमिता सोफा जी से, जिनका हॉस्पिटल लुधियाना में है। आप इनके पास आ सकते हैं और आकर अगर किसी को भी इस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आके कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद जी, राम राम।